Yesterday we talked about pension funds, ठीक है, कि पेंशन फंड्स किस तरीके से काम करते हैं. आपको रिटायरमेंट के बाद दी एम्प्लॉयज़ विल गेट समथिंग फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, and for that you need to have a pension fund. Now other post retirement benefits, so you have the employees will get some other post retirement benefits. रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं. Many companies offer benefits to retirees other than pensions such as health coverage. एक पेंशन तो आपके पैसे हैं ना. For example, when you are working you are getting a pay, but when it stops and you retire, after that you get something which is more like a pay, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती, and it is called as pension. और वो वही पैसे हैं जो कि आपके लिए आपका एम्प्लॉयर हर साल जमा कर रहा था, पेंशन फंड में पड़े थे, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर गए, ज़्यादा हो गए, और वो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देगा. इसके अलावा दे कैन गिव यू हेल्थ कवरेज, ठीक है, लेट्स से आपका मेडिकल फ्री हो, और फिटनेस क्लब मेंबरशिप्स, और फॉर दैट मैटर मेंबरशिप्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. पेशावर क्लब की मेंबरशिप आपको दे दे, किसी भी क्लब की मेंबरशिप आपको दे दे, ठीक है, कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास वो मेंबरशिप रहेगी, एंड यू कैन गेट अ बेनिफिट. सो सच बेनिफिट्स आर गिवन आफ्टर रिटायरमेंट एज वेल. नॉर्मली इन पाकिस्तान judges have lots of benefits, post retirement benefits. They have health coverage. Health coverage is a common one. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वो नॉर्मली ये देती हैं, आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ कवरेज दे रही होती हैं. लेकिन इसके अलावा ये जो मेंबरशिप्स हैं, दे आर गिवन टू, हाँ, जजेस को बहुत ज़्यादा मिलती है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा हैं. सो यू कैन एन्जॉय ऑल दीज क्लब मेंबरशिप्स एंड एवरीथिंग even after you are retired. So this is a post retirement benefit. एक तो है कि within service you are getting a benefit, and this is post retirement. रिटायरमेंट के बाद भी आपको बेनिफिट मिल रहा है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? अनफंडेड लायबिलिटी फॉर नॉन पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे फॉर यू ना. आपकी जो मेंबरशिप है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा. सो इट्स अ लायबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अब कौन कौन सी लायबिलिटी है उसके लिए? देखें, आप कितने साल तक ज़िंदा रहेंगे, हमने कहा था कि ये पेंशन वाले एक्चुअरीज डिसाइड कर लेते हैं, ये एस्टिमेट कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वो डिसाइड कि आपको कितने सालों तक पैसे देने हैं, आपकी एज क्या है, आपकी रिटायरमेंट एज क्या है, ये सब बातें हमने कल की थी. अब यहाँ पर हम लोगों ने आपको पैसे देने हैं जो कि आपकी बेनिफिट्स के ऊपर मैं दूंगा अगले कितने सालों तक, जब तक आप हैं मैं आपको ये चीज़ें देता रहूँगा. अब इसमें से कुछ पैसे अमाउंट टू बी फंडेड नेक्स्ट ईयर, इसमें से कुछ अमाउंट आई नीड टू फंड नेक्स्ट ईयर, एंड रिमाइंडर ऑफ अनफंडेड अमाउंट, ये जो बाकी अनफंडेड अमाउंट है ये वो है. सो अमाउंट टू बी फंडेड नेक्स्ट ईयर इज एक्चुअली योर करंट लायबिलिटी. अब जो एक साल में देने हैं, एक साल में, दैट वुड बिकम योर करंट लायबिलिटी, और जो बाकी है, जो रिमाइंडर है अनफंडेड अमाउंट का, दैट इज एक्चुअली योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. जब तक आप रहेंगे, या 10 साल तक, आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, लेट्स से आई टेल यू, आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस यू कैन एंजॉय दीज बेनिफिट्स. अब इसमें से जो पहले एक साल है, दैट इज अ करंट पोर्शन, दैट इज अ करंट पोर्शन. सो इफ इट्स अ करंट पोर्शन और मैंने आपकी जगह पेशावर क्लब को मेंबरशिप की फ़ी देनी है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी हो गई. और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल 5 साल तक मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, तो वो जो एक साल है, दैट इज़ योर करंट लायबिलिटी, एंड द नेक्स्ट 4 years इज़ अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. गॉट दिस आइडिया ना? ये बात क्लियर होगी लायबिलिटी की, करंट इसमें कौन सी है और लॉन्ग टर्म कौन सी है? जी, क्लियर है? ठीक. दिस इज इन केस इफ इट इज़ अनफंडेड, अगर मैंने इसके लिए कोई फंड क्रिएट नहीं किया हुआ. ठीक है, क्लियर? Clear? Yes, sir. Okay. Deferred income taxes. Have you ever heard of these things? जो बाद में देने हैं. और इनकम टैक्स डेफर्ड, हमने इससे पहले एक और चीज़ डेफर्ड पढ़ी थी, वो क्या चीज़ थी? What was that? डेफर्ड क्या पढ़ा था? हाँ, डिले तो था, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, वो क्या चीज़ थी? डू यू रिमेंबर दैट? इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट की पेमेंट थी, इंटरेस्ट की पेमेंट थी, वो नहीं याद? यू वांट मी टू गो बैक, रिमाइंड यू? यू वांट मी टू गो?
वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग फिर इनकम टैक्स इज़ ऑल्सो अ डेफर्ड लायबिलिटी, वहाँ पे हम लोग डेफर्ड लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि वो चीज़ें जो कि आप लोगों ने आगे जाकर पे करनी है। सो डेफर्ड इनकम टैक्स वंस अगेन एन इनकम टैक्स विच यू नीड टू पे। ओके, अब ये क्यों इनकम टैक्स, वाई यू नीड टू पे दैट? इनकम टैक्स किस चीज़ के ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर। इनकम कब आती है? इनकम कब आती है? हाँ, मंथ के आखिर में। आप हर मंथ इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। नॉर्मली आई वुड मेक माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ पीरियड विच इज ईयर, ठीक है, फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर अ ईयर। उसकी बेसिस पर मैं हर रोज भी बना सकता हूँ, मैं हर मंथ भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर हर रोज बनाऊंगा तो हर रोज तो इनकम टैक्स के पैसे जमा नहीं करूंगा ना कि इतना पैसे कमाए ये लें। सो व्हाट आई डू इज, this is actually for a year, but income tax is paid on quarterly basis। पेमेंट आपने क्वार्टरली करनी है, ठीक। आपको इनकम का पता चलेगा, दिस इज लेट्स से ईयर 2024 और स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से 1 जनवरी। बाय द वे पाकिस्तान में कब स्टार्ट होता है आपका ईयर, फाइनेंशियल ईयर? जून, जुलाई में स्टार्ट होता है, जून में एंड होता है। ओके, लेट्स से जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। सो द फर्स्ट क्वार्टर एंड्स मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का ना, मार्च पे खत्म हो जाएगा। देन जून, देन एंड देन फाइनली दिसंबर। अब मैं जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर डूइंग आवर ऑपरेशंस, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पैसे कमा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट साथ साथ देखने के लिए कि हाउ आर वी डूइंग, इफ वी आर डूइंग गुड और नॉट, बट वी विल मेक अ फाइनल वन ओवर हियर सो दैट वी कैन डिसाइड कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया। पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे कमाऊंगा, लेट्स से 2 मिलियन या जितना भी कमाया, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, सही है। लेकिन टैक्स इज पेड एवरी क्वार्टर, टैक्स इज पेड एवरी क्वार्टर on the basis of what? On the basis of an estimated, let's say, estimated income. For example, in the last year I earned something, I made an income of some amount, let's say 3 million। अब मैं कहता हूँ उस 3 मिलियन के मुताबिक इस साल मैं कितना टैक्स मेरे ऊपर आएगा, और मैं हर क्वार्टर में वो पैसे देता रहता हूँ। आखिर में मैं फुल इनकम पता चल जाएगी फॉर द होल ईयर। लेट्स से फॉर द होल ईयर 4 मिलियन आ गई, तो टैक्स ज़्यादा हो गया, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा ना अगर इनकम ज़्यादा हो गई। अगर इनकम ज़्यादा हो गई टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। ओके, आपने यहाँ पे जो टैक्सेस पे किए हैं वो किस हिसाब से पे किए? 3 मिलियन के हिसाब से। आखिर में आपकी इनकम आ गई 4 मिलियन, तो अभी आपको यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट होगी आप आखिर में एडजस्टमेंट कर दो। और इट कैन बी अदर वे राउंड, क्या पता आप 3 मिलियन के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं और आखिर में आपकी इनकम जो है वो 2 मिलियन आ जाए, ये भी हो सकता है ना। सो दैट मीन्स योर टैक्सेस कैन बी डिफरेंट। एक चीज़, फिर आगे चलें। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी मैं ये इनकम कैलकुलेट कर रहा होता हूँ तो आई एम यूजिंग गैप प्रिंसिपल्स, गैप प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा होता हूँ ना। गैप प्रिंसिपल्स याद हैं? गैप प्रिंसिपल्स, हाँ, लेकिन गैप प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मैं अपनी सारी स्टेटमेंट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक बना रहा हूँ। अपनी सारी अकाउंटिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सही है, सही है, ओके। गैप के मुताबिक कर रहा हूँ। अब जब गैप के मुताबिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई इनकम आ जाएगी, जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा, ठीक। अब होता ये है कि दिस नॉर्मली इज नॉट इक्वल टू इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स क्या कैलकुलेशन करता है? फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन। इफ यू आर एन अकाउंटेंट, आप कौन सी डिप्रिसिएशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं? स्ट्रेट लाइन, आसान है ना सबसे, सो यू वुड यूज स्ट्रेट लाइन। हम जब डिप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, व्हाट डिड वी से कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन सी डिप्रिसिएशन मांगता है?
कौन सी डेप्रिसिएशन मांगता है? कौन सी डेप्रिसिएशन? आई गेव यू द नेम. मेकर्स. मैंने आपसे कहा था मेकर्स इज ऑल्सो अ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बट नॉट अ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. मेकर्स वॉज मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम. भूल गए सब? You have your exam in how many days? 4-5 days. 4-5 days. ओके. मेकर्स. तो आपने मेकर्स के मुताबिक करनी है. ये एक एग्जाम्पल है. मेकर्स के मुताबिक आप डेप्रिसिएशन करेंगे, वो डिफरेंट आएगी, और स्ट्रेट लाइन के मुताबिक डिफरेंट आएगी ना. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस. इफ एक्सपेंस इज डिफरेंट, ऑटोमेटिकली योर इनकम वुड बी डिफरेंट ना. इफ इनकम इज डिफरेंट, योर टैक्स वुड बी डिफरेंट. अगर टैक्स डिफरेंट है तो फिर आपके रिकॉर्ड में जो टैक्स है और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको कह रही है कि टैक्स कैलकुलेट करें, इन दोनों रिकॉर्ड्स में देयर वुड बी अ डिफरेंस. इट वुड नॉट बी इक्वल. वो इक्वल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज द इंटरनल रेवेन्यू कोड, मतलब जो आपका यहाँ पर FBR है, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स. उन्होंने जो टैक्स रिटर्न का आपको बताया हुआ है थ्रू योर इनकम टैक्स एक्ट जो आपका है, उसके मुताबिक आपने करना है. अब उसके मुताबिक जब आप करेंगे और इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक करेंगे, इसमें फ़र्क आएगा. जब फ़र्क आएगा तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी में फ़र्क आ जाएगा. जब इनकम टैक्स लायबिलिटी में आपके फ़र्क आ जाएगा, सो इट वुड गिव राइज टू डेफर्ड टैक्सेशन. मतलब आपने एक तरीके से कैलकुलेशन की है, आखिर में आपको एक और तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपके जो टैक्सेस हैं वो मैच नहीं करेंगे. जब मैच नहीं करेंगे, सो इट विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्सेशन. क्लियर हो गया? द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड टैक्स पेबल इज रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट कॉल्ड डेफर्ड टैक्सेस. ठीक है. टैक्स एक्सपेंस ये आपने कैलकुलेट किया, फिर टैक्स पेबल वो क्या कह रहा है कि कितना टैक्स पे करना है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा. जब डिफरेंस आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफर्ड टैक्सेस. क्लियर है? डेफर्ड टैक्सेस क्लियर. डेफर्ड इनकम टैक्स की समझ आ गई. नॉर्मली डेप्रिसिएशन की वजह से होता है. डेप्रिसिएशन इज वन example, but then there are lots of things in which you will be using gap principle, whereas the income tax authority will be asking you to use something else. Rates is another example. आप लोग कहते हैं कि ये गाड़ी चलेगी 5 साल तक, estimated useful life. Income tax authority कहती है कि नहीं, the useful life of a car is 3 years only. So बस you have to do it in 3 years. Full stop. इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो इस वजह से देयर आर डिफरेंसेस. क्लियर हो गया? आगे जाएं. ओके. नाउ एग्जांपल ऑफ डेफर्ड इनकम टैक्सेस. अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जामिन द December 31st 2003 इंफॉर्मेशन फॉर एक्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. योर रेवेन्यूज आर 1 million. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन के मुताबिक 200,000, एक्सेलरेटेड के मुताबिक 320,000 एंड अदर एक्सपेंसेस आर 650,000. X of uses straight line depreciation for financial reporting. Financial reporting के लिए people would go for straight line. It's easy, simple. It's not time consuming. जल्दी हो जाएगी. ठीक है? Okay. लेकिन टैक्स वाले always go for accelerated methods and accelerated depreciation for income tax reporting. Your tax rate is 30%. ठीक है? 30% आपका टैक्स है, रेट है. अगर 30% आपका रेट है तो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक आपकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? कैलकुलेशन लिखी हुई है ऊपर, सॉल्व है. 200,000 आपका है और एक्सेलरेटेड के मुताबिक कितना है? 320,000. इफ आई वांट यू टू कैलकुलेट योर इनकम एंड देन योर टैक्स यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट. कम ऑन. व्हाट वुड बी योर इनकम? कम ऑन क्लास, कैलकुलेट योर इनकम. कर सकते हैं बिल्कुल. यू आर राइट. एट टाइम्स, हाँ, एट टाइम्स कंपनीज वुड डू दैट एज वेल. लेकिन दुर्खानी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं
if I want to show more income, so that means I have to show less tax, less expense. इसी तरह है ना? Okay. More income. Why would I show more income? Why would I show more income? So that investors will be attracted. Okay. So more income would actually mean you need to show less expense. इन दोनों methods, sorry, straight line और accelerated methods में किस में टैक्स एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा होता है? इसमें सेम होता है ना ऑल द ईयर्स. एक्सेलरेटेड मेथड्स में क्या होता है? इन ज़्यादा होता है या कम होता है? इन द फर्स्ट ईयर इट इज़ पहले ईयर्स में ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है. So in the first year it will be more than, let's say in straight line it is rupees 10, in accelerated method it will be rupees 15. So if I want to show more income, which one is good for me? ना अगर एक्सेलरेटेड शो करूंगा तो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इनकम कम हो जाएगी, तो फिर तो मेरा काम नहीं हुआ ना. मेरा काम तो तब होगा जब इनकम ज़्यादा शो हो. ठीक, तो मैं क्या करूंगा? आई विल गो फॉर स्ट्रेट लाइन. सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजन व्हाई द कंपनी गोज फॉर स्ट्रेट लाइन. नहीं तो अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, योर कंपनी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो वो कह देगा फॉरगेट अबाउट दिस, डायरेक्टली डू दिस. बस ठीक है, डायरेक्टली डू दिस. ठीक है जी. इनकम 45,000. हाउ डिड यू कैलकुलेट मंजूर? रेवेन्यू को माइनस कर दिया. रेवेन्यू से माइनस कर दिया क्या? स्ट्रेट लाइन और अदर एक्सपेंसेस. सो अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, योर इनकम वुड बी 1 million minus 200,000 minus 650,000. So your income is 150,000. 150,000 के ऊपर टैक्स कितना है? 30%. So if tax is 30%, so what is the amount of tax? 45,000. Now let's move on to tax. Tax income कितनी है? Taxable income. टैक्स के मुताबिक इनकम कितनी आएगी? हाँ, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के मुताबिक. इफ़ यू वांट टू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसके मुताबिक अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, सो विच वन वुड यू यूज? यू वुड यूज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन. यू विल नॉट यूज स्ट्रेट लाइन. सो देन योर इनकम वुड बी 1 million minus 320 minus 650. 30,000. इसके ऊपर 30% टैक्स. There's a difference. This difference is what? 45,000 आ गया इसके मुताबिक. ठीक, 9,000. So the difference is how much? 36,000. This 36,000 shows what? Deferred income taxes. आपने पैसे कितने पे करने होंगे? 9,000. आपने पैसे पे करने होंगे 9,000. ठीक है. So the deferred tax for the period of 36,000 is the difference between income tax expense of 45,000 and income tax payable of 9,000. ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस था, बट इनकम टैक्स पेबल इज 9,000. आपने पे 9,000 करना है, लेकिन आपका एक्सपेंस आ रहा है 45,000. सो दिस इज डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड इनकम टैक्स इस केस में डेफर्ड इनकम टैक्स आ गया आपके पास. इट कैन बी द अदर वे अराउंड, विच मीन्स देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर दिस अमाउंट इज is less than this amount. यहाँ पे तो this is more than this one ना. This amount tax expense is more than tax payable. यही आ रहा है ना इसमें. This is tax expense, this is tax payable. ये भी हो सकता है कि ये 9,000 आ रहा हो और ये 45,000 आ रहा हो. So now tax expense is less than tax payable. तो ये सारा
एक अकाउंट के अंदर आ रहा होगा विच इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्सेशन। तो इसमें कभी यहां पर बैलेंस आ रहा होगा, कभी यहां पर आ सकता है, पॉसिबल है। ओके, तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए कि इसका बैलेंस कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये ना हो कि आप हमेशा ये सोचें कि ऑलवेज इनकम टैक्स एक्सपेंस इज मोर देन इनकम टैक्स पेएबल। नहीं, हो सकता है कि कभी कभी इसके ऑपोजिट भी हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। सो लेट्स कंटिन्यू एंड नाउ वी हैव फाइनेंशियल लीवरेज। अच्छा, ओके, व्हाट इज लीवरेज? क्लास, व्हाट इज लीवरेज? कर्जा हो, उसको थोड़ा सा टाइम दें जी। पैसे के ऊपर पैसे देना, ओके। So leverage is when you are debt financing, okay? When you are financing through debts. अच्छा, अब होता क्या है? Financial leverage, borrowing at one rate. Normally I borrow from, I can borrow from bank. What else I can do? Bonds, हमने पढ़ा था ना, डिफरेंट किस्म के बॉन्ड इशू करके भी आप पैसे ले सकते हैं। सो बोरोइंग एट वन रेट एंड देन इन्वेस्टिंग एट अ हायर रेट। अब मैं पैसे लेता हूं कहीं से और उस पैसे को इस्तेमाल करके मैं कुछ और काम करता हूं। याद आया, हमने जब ये बैलेंस शीट की बात की थी तो हमने कहा था कि वी टेक अप सम लायबिलिटीज सो दैट वी कैन क्रिएट एसेट्स एंड देन रन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं या तो लोन लेता हूं, या स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है मेरे पास, या बैंक से शॉर्ट करंट कहीं से ले लूं, या किसी से सामान ले लूं, उसको कुछ पैसे बाद में दूंगा, लायबिलिटी। तो मैं ये लायबिलिटीज क्रिएट करता हूं ताकि मैं यहाँ पर एसेट्स मेरे पास आ जाएं और मैं उनसे काम कर सकूं और मैं पैसे कमाऊं। तो मैं इनको भी इनके पैसे वापस करूंगा, स्टॉक होल्डर को भी पैसे वापस करूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो कवर माई एक्सपेंसेस। सो दिस व्हाट आई एम डूइंग। So what I'm doing, I'm borrowing at one rate and then investing that at a higher rate. यानी मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास पैसे आएंगे वो ज़्यादा होंगे जितने मैंने वो बोरोइंग की हुई है, ताकि बोरोइंग वाले को भी पैसे वापस करूँ और अपने बाकी खर्चे भी पूरे कर सकूँ। Got the idea? Got the idea? Okay. If you borrow 1 million at 8%, now you are borrowing 1 million at 8% and investing it at 10%, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट एट 10%, तो आपको 10% के मुताबिक रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न कितना होगा? 1 मिलियन का 10%, दिस वुड बी इक्वल टू 100,000। आपने ये पैसे जिससे कर्जा लिया उसको आपने कितने पैसे देने? एट 8%, which is 80,000. So that means you have 20,000 left, or in other words this is your profit. ये क्लियर हो गया? Okay. So this is the end of the course.